वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी सब्जेक्ट पार्ट 8। शीर्षक है सुधा मूर्ति और ये स्वयं सुधा मूर्ति द्वारा लेखन से संकलित हुआ है। इसमें हम बहुत ही मेधावी और समाज सुधारक महिला सुधा मूर्ति के जीवन के बारे में देखेंगे और उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनके योगदान के विषय में देखेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति हैं। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधा मूर्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, वंदनीय है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध हैं। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं। इसलिए लिंग भेद और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। हम आगे देखेंगे पाठ का सार। यहाँ पे जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ से सुधा मूर्ति के जीवन में महिला और पुरुष के भेद को नगण्य करने की, महिला पुरुष के भेद को मिटाने की जो ज्वाला जली है, जो ज्वाला उनके हृदय में उठी है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, टेल्को का विज्ञापन। 14 अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल लाल फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी, पर चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में अंतिम पंक्तियों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। उसने एक बार नहीं बल्कि इस पंक्तियों को सुधा मूर्ति ने दो बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। यहाँ पर सुधा मूर्ति को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश भी हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी।
वह इस बात का विरोध करेंगी और डट कर करेंगी, ऐसा उन्होंने ठान लिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया हम देख रहे हैं। सुधा मूर्ति ने कंपनी के जो ओनर थे, टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी के जो ओनर थे, जिनका नाम था JRD टाटा, उन्होंने जमशेद जी टाटा, JRD टाटा का नाम पूरा है जमशेद जी टाटा, इन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान आपने दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ, पर मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव कैसे कर सकती है। इस तरह से उन्होंने बड़े ही सही अंदाज से अपना आक्रोश व्यक्त किया और इसका परिणाम क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। जो पत्र उन्होंने JRD टाटा को भेजा था, JRD टाटा ने इस पत्र में क्या इनका उत्तर दिया था हम देख रहे हैं। लगभग पत्र भेजने के 10 दिन में ही कंपनी ने इन्हें तार भेजा और कंपनी ने स्वयं अपने खर्चे पर पूना शहर में इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए इन्हें उपस्थित होने के लिए कहा। आवश्यक तैयारियों के बाद वह सुधा मूर्ति पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिसके उन्होंने सही सही उत्तर दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, न कि यहाँ पर। सुधा मूर्ति ने उनसे कहा, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने बड़ी दृढ़ता से JRD टाटा के सामने अपनी बात रख दी। एक लंबे इंटरव्यू के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। बधाई हो, तुम्हें जो है कि इस ऑटोमोबाइल कंपनी में उच्च अधिकारी इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने के बाद सुधा मूर्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। सुधा मूर्ति से सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी जो है, सुधा मूर्ति से सुधा कुलकर्णी कैसे बनती हैं वो हम लोग देख रहे हैं। टेल्को टाटा कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने के बाद सुधा कुलकर्णी बड़ी लगन से टाटा कंपनी को अपनी सेवाएं देती हैं और तभी टेल्को कंपनी में कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ वो विवाह करती हैं। नारायण मूर्ति भी उसी कंपनी में उच्च पदाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे और ये भी उच्च पदाधिकारी के पद पर कार्य कर रही थी और दोनों ने विवाह कर लिया और लगभग 8 सालों तक इन्होंने मिलकर के टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद सुधा मूर्ति ने यहाँ पे उनके जीवन का पड़ाव नहीं था। आगे सुधा मूर्ति के जीवन में वो बहुत कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 8 साल के बाद वे कंपनी को
त्याग पत्र देती हैं और त्याग पत्र देने के बाद बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्होंने 1982 में त्याग पत्र दिया और 1996 में वो जो है कि अपनी कंपनी जो है इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना करती हैं और उसकी चेयरपर्सन बन जाती हैं और बड़े ही मेहनत और लगन से इन्फोसिस में कार्य करती हैं और इन्फोसिस इनकी जो कंपनी है वो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगती है और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनते ही इस फाउंडेशन के माध्यम से वे कौन कौन से सामाजिक सुधार करती हैं वो हम लोग आगे देख रहे हैं। समाज सुधार के इनके कार्य हम लोग देख रहे हैं। समाज सुधार के कार्यों में इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। वे अब समाज सुधार के लिए पूरी तरह से अपने को एकनिष्ठ करके समर्पित कर चुकी हैं। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पताल बनवाए हैं और अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाए हैं। जहाँ पे आए दिन सूखा पड़ते हैं उन सभी क्षेत्रों में उन्होंने ऐसे राहत कार्य करवाए हैं ताकि मजदूर किसानों को सूखे की मार न झेलना पड़े, बल्कि बरसात के दिनों में जो पानी नदियों द्वारा बहकर समुद्र में मिल जाता है उसी पानी को बेकार बहने से वो अंडरग्राउंड टैंक बना करके भूमि कूप बना करके उसमें एकत्र करवाई, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया जिससे हर समय जो है कि किसानों को सूखा का सामना न करना पड़े, उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध होते रहें। आगे उन्होंने समाज सुधार की श्रेणी में और क्या कार्य किए हैं हम लोग देख रहे हैं। सुधा मूर्ति ने गांव और स्कूलों की सहायता की। गांव और स्कूलों की सहायता के लिए अगर हम देखें तो उन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया है और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, उस स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरण करवाए हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इसी श्रेणी में अनेक पुरस्कार सुधा मूर्ति को उनके इन सामाजिक कार्यों के लिए समाज सुधार के उन्होंने जो अपने अथक परिश्रम द्वारा अपने मेहनत द्वारा निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने लोगों की सेवा की, उस सेवा को देखते हुए हमारे देश के अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा है। 13 पुस्तकों की लेखिका, स्वयं ये लेखिका भी हैं। एक सफल इंजीनियर होने के साथ साथ ये सफल मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ये सफल एक कंपनी की ऑनर भी हैं और एक सफल लेखिका भी हैं। इन्होंने 13 पुस्तकों की रचना की है। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। आज यहाँ पे इनके पुरस्कारों में जो शामिल हैं वो उसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कारों के नाम यहाँ पे बताए जाएंगे। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा इन्हें मिला। ओजस्विनी पुरस्कार,
मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। राजलक्ष्मी आदि पुरस्कारों से सुधा मूर्ति के कार्यों के लिए उन्हें नवाजा गया है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए किस प्रकार के अवसर सुधा मूर्ति रखती हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए अवसर, महिलाओं के लिए सुधा मूर्ति किस प्रकार के अवसर लेकर आई हैं, हम देख रहे हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम हमेशा चार दीवारी में बंद रह जाएंगे। किसी ने बहुत ही सुंदर लाइनें महिलाओं के लिए रखा। जो महिलाएं समाज में बाहर निकलती हैं, बाहर की दुनिया में निकलती हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर उनके बारे में उनसे पूछा जाए तो वो कहती हैं, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं कार्यशील लेडीज हूँ, मैं कार्यशील औरत हूँ। क्योंकि वो बाहर निकलती हैं, समाज में लोगों के बीच कार्य करती हैं। लेकिन जिन औरतों को समाज में बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, उनसे अगर कोई उनका परिचय पूछे तो वो कहती हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ कहकर वो अपना परिचय देती हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, किसी महान विचारक ने कहा कि जो औरतें विवाह करके घर में आती हैं, विवाह उनका घर से नहीं होता है, इसलिए अपने आप को हाउसवाइफ कहने की जगह अपना संबोधन करते हुए उन्हें कहना चाहिए कि मैं क्वीन हूँ, मैं हाउस क्वीन हूँ, मैं इस घर की महारानी हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। महिलाओं के लिए आज कोई भी कार्य संभव नहीं रह गया। देखा जाए तो पुरुषों से कंधा मिलाते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और अगर कार्य की सफलता को लेकर देखा जाए, कार्य कुशलता को लेकर देखा जाए, तो जितनी संजीदगी से महिलाएं कार्य को कर रही हैं, उतनी संजीदगी शायद अन्य लोगों से नहीं मिलती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी एक बेटी, एक बहू बना करके घर में बिठाने से अच्छा है कि उन्हें जीने का अवसर दिया जाए। अगर उनके अंदर गुण है तो अपने गुण पर कार्य करने के लिए उन्हें अवसर दिया जाए, अवसर देना ही चाहिए। क्योंकि हमारा देश, अब तक हम कहते हैं कि हमारा भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में नहीं बल्कि विकासशील देश की श्रेणी में इसकी गिनती होती है। तो ये गिनती का कारण यही है। अन्य देशों में, पाश्चात्य देशों में देखिए तो पुरुषों के समान महिलाएं भी हर कार्य में दक्षता से भाग ले रही हैं। लेकिन आज भी हमारे भारत देश में स्त्री और पुरुष में भेद किया जा रहा है। साक्षरता अभियान के द्वारा इतनी तो लोगों में जागरूकता आ गई है कि वो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा एक वर्ग है जहाँ पे महिलाओं को सिर्फ पढ़ाना नाम मात्र से किया जाता है और बाकी उन्हें घर में एक शोपीस के लिए रख दिया जाता है। उनकी कुशलता को, उनकी योग्यता को बाहर लाने का उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता है। तो
ऐसा न करके हमें इस कहानी के द्वारा, सुधा मूर्ति के जीवन के द्वारा यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन हमें इस पर चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं चलेंगे अपनी उन्नति, अपनी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में देख रहे हैं हम लोग परिसर, परिसर यानी प्रांगण, आंगन। विज्ञापन, इश्तहार, पेशकश, प्रस्ताव। साक्षात्कार, मुलाकात, इंटरव्यू। आवेदन, अर्जी। त्यागपत्र, राजीनामा। मेधावी, तेजस्वी, ओजस्वी। थैंक यू सो मच।